नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं क्रिया की। क्रिया अर्थात वर्ब, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो हिंदी व्याकरण के इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया की परिभाषा की। तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने अर्थात होने का बोध होता है, उसे हम सामान्यतः क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना है, खाना, पीना, जाना, ये इसमें सभी क्रियाएं हो रही है। क्रिया का अर्थ होता है करना, किसी भी कार्य को करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत ही महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है और क्रिया को जो करता है उसको कर्ता के नाम से जाना जाता है। यानी क्रिया करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं, अली पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें कर्ता है वो अली है, जबकि पुस्तक एक कर्म है और पढ़ना इसमें क्रिया हो रही है। बारिश हो रही है, अब बारिश का होना एक क्रिया हो रहा है। बाजार में बम फटा, यानी यहाँ पे फटना एक क्रिया हो रही है। बच्चा पलंग से गिर गया, गिरना यहाँ क्रिया हो रही है। तो ये सब क्रियाएं होती है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता नहीं हो या कर्ता या अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, इसमें किसी तरह का कोई कर्ता नहीं है, फिर भी इसमें स्पष्ट हो रहा है कि पानी लाने के लिए जो बताया गया है, तो इसमें क्रिया स्पष्ट दिख रही है। जैसे चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ, इसमें कर्ता के बिना ही क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कह सकते हैं। धातु, संस्कृत में क्रिया को धातु के नाम से जाना जाता है। तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो धातु अर्थात उसका क्रिया का मूल रूप में जब ना जुड़ता है, प्रत्यय लगता है, ये न प्रत्यय लगने से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे धातु रूप में सामान्य रूप से हम बोलते हैं, जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, अच, देख। इसके साथ में जब ना प्रत्यय लगता है, जैसे बोल का बोलना, पढ़ का पढ़ना, घूम का घूमना, लिख का लिखना, गा का गाना, हंस का हंसना, देख का देखना। तो इस तरह से धातु के सामान्य मूल रूप में ना प्रत्यय लगने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। बात करते हैं अब हमारे क्रिया के भेद की, यानी क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद की बात करेंगे सबसे पहले। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं जो आपके सामने इस प्रकार दिख रहे हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। यानी कुल 11 इसमें पार्ट्स किए गए हैं, जिसमें संरचना और प्रयोग के आधार पर हम समझाएंगे एक एक को। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त क्रिया, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंपाउंड वर्ब। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, जिसमें दो धातुओं का प्रयोग होता है। अर्थात दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे, लौट आया यानी इसमें दो क्रियाएं हो रही है, रोने लगा इसमें भी हो रही है दो, और पहुंच गया इसमें भी क्रियाएं मिलकर के बनी है। तो ये सभी क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूर्ण कर रही है, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण होंगे। दूसरे प्रकार की बात करते हैं जिसका नाम है नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब, जिसमें संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। यानी इसमें संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ में शब्द जुड़ करके क्रिया का रूप ले लेता है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लुटेरों ने ज़मीन हथिया ली, इसमें गरीबों को अपनाना चाहिए, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। जिस तरह से आप देखे होंगे इस वाक्य में हथियाना और अपनाना जो क्रियाएं हुई है वो हाथ और अपना शब्दों से हुई। हाथ है वो संज्ञा शब्द होता है, जबकि अपना सर्वनाम शब्द है। इन शब्दों से दो शब्दों का निर्माण हुआ है, हथियाना और अपनाना। तो ये नाम धातु क्रिया के उदाहरण होंगे। यानी जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनती है तो वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे होंगे, संज्ञा शब्द जैसे शर्म है, इससे बन गया शर्माना, लोभ है लुभाना, बात बतियाना। इसी तरह हम सर्वनाम शब्द की बात करें, जैसे अपना का अपनाना, और विशेषण की बात करें साठ सठियाना, तोतला तुतलाना। तो इस तरह से ये शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ क्रियाएं मिलकर क्रिया का रूप ले लेती है। तीसरे प्रकार की बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। इस तरह से जैसे आपके सामने अन्य उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, यहाँ पे प्रेरणार्थक कार्य हो रहा है। जैसे इसमें मालिक है वो नौकर के नौकरियाँ वो प्रेरित कर रहा है, यानी उनको उनसे करवा रहा है, तो यहाँ पे ये क्रिया हुई है वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगा। अगले प्रकार की बात करते हैं जिसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया।
जिस कार्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक की कहलाती है। जैसे यानी एक क्रिया करके दूसरी क्रिया में लग जाना। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, अब यहाँ पर नहाकर और पूजा की दो क्रियाएं हो रही है। जैसे राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया, तो पहुंचना और फ़ोन करना दो क्रियाएं हुई, इसीलिए ये पूर्वकालिक क्रियाएं होगी। पांचवा प्रकार होगा मूल क्रिया। जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो, न किसी अन्य धातु से व्युत्पन्न हुई हो, न ही एकाधिक धातुओं के योग से बनी हो, उसे मूल क्रिया कहते हैं। जैसे मूल क्रिया का वो रूप यानी जिसमें किसी तरह का कोई बदलाव न हो, जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, आना, बैठना, रोना आदि ऐसी क्रियाएं हैं। उदाहरण के तौर पर उसने पत्र लिखा, रमेश आया, ये एग्जाम्पल है जिसमें मूल रूप का ही प्रयोग हुआ है, तो ये मूल क्रिया होगी। छठे प्रकार की बात करते हैं नामिक क्रिया, जिसमें संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया लगने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि दिखाई देना, दाखिल होना, सुनाई पड़ना, क्रिया के रूपों में देना, होना, पढ़ना आदि क्रिया करें, इसे मिश्र क्रिया भी कहा जाता है नामिक क्रिया को। अगले प्रकार की बात करते हैं जिसका प्रकार है समस्त क्रिया। जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे, उसे हम समस्त क्रिया कहते हैं। जैसे खेल कूद, उठ बैठ, चल फिर, मार पीट, कह सुन, यानी इसमें दो धातुओं के योग से संपन्न क्रिया हो रही तो इसको समस्त क्रिया कहेंगे। आठवां प्रकार की बात करते हैं जिसको बोलते हैं जनरल वर्ब यानी सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया। जैसे लड़का पढ़ता है, सामान्य सी बात है, पढ़ना एक ही क्रिया हो रही है। अगली क्रिया का बात करते हैं सहायक क्रिया। मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। वह फिसला, वह फिसल गया, वह फिसल गया है, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे तीनों वाक्यों में फिसलना मूल क्रिया है। पहले वाक्य में क्रिया एक ही शब्द है जिसका फिसला, दूसरे वाक्य में क्रिया का दो शब्द है फिसल गया, और तीसरे में आप देख रहे हैं तीसरे में वाक्य में गया है, सहायक क्रिया बन गई। तो इस प्रकार से इसमें एक सहायक क्रिया जुड़ गई। 10वें प्रकार की बात करें जब है आपके सामने सजातीय क्रिया का। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, हमने खाना खाया, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। अगली क्रिया का प्रकार होगा विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ चले आओ, आप काम करते रहिए, यहाँ पे आज्ञा संबंधी हो रहा है तो इसे विधि क्रिया कहते हैं। अगली प्रकार की बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात। पहले हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ा, हम पढ़ेंगे अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। तो वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे सकर्मक कहते हैं। सकर्मक यानी कर्म सहित, यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव फल जिस व्यक्ति या वस्तु पे पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, और जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहा है। दूसरा उदाहरण, माली ने पानी से पौधों को सींचा। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे पुस्तक या कर्म है, अध्यापक करता है और पढ़ाना क्रिया हो रही है जिसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ रहा है। जैसे माली ने पानी से पौधों को सींचा, या पानी और पौधे दोनों कर्म है और सींचना क्रिया हो रही है। तो इस तरह से जिसके अंतर्गत कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होगी। कभी कभी सकर्मक क्रिया में भी कर्म छिपा होता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है, या गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हुए हैं, यानी उसमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे कभी कभी इसके अंतर्गत कर्म छिपा भी रहता है। सकर्मक क्रिया के भेदों की बात करते हैं तो इसमें भी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसको एक कर्मक और द्विकर्मक कहते हैं। एक कर्मक के अंतर्गत केवल एक ही कर्म होता है, यानी जिस क्रिया के अंदर केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जब क्रिया में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है, जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो इसमें सिर्फ एक ही कर्म दिख रहा है और एक ही कर्म पर यह क्रिया हो रही है। द्विकर्मक की बात करते हो जिसमें दो दो कर्म होते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म छिपे होते हैं, एक गौण कर्म होता है, दूसरा मुख्य कर्म होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, तो यहाँ हम आप देखेंगे एक के साथ दूसरा कर्म और हो रहा है। फिनाइल से पोछा लगा रही है यहाँ पे, तो ये फिनाइल ऐड हो गया, तो इसमें एक गौण कर्म है, दूसरा उस पर आधारित मुख्य कर्म है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं जिसका नाम है अकर्मक क्रिया। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो अकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अकर्मक का मतलब होता है अधन कर्मक अर्थात कर्म रहित या कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर केवल कर्ता पे ही पड़ता है। जैसे श्याम सोता है, अब सोना का सीधा असर कर्ता पे हो रहा है, इसमें सोना अकर्मक क्रिया है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक हुई।
अन्य उदाहरण की बात करें जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो इसमें सभी प्रकार के केवल कर्म पे ही प्रभाव पड़ रहा है। उड़ना का प्रभाव पक्षी पे पड़ रहा है, रोने का बच्चे पे पड़ रहा है। तो ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें अकर्मक क्रियाएं होती है। तो इस प्रकार से हमने क्रिया की समस्त प्रकार की व्याख्याएं आपके सामने पेश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए। अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।